हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस आरआरबीएस ऑफिस असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर रीजनिंग के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम टॉप 20 प्रीवियस ईयर के रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। लिखा हुआ है 8 मित्र ABCDEFG तथा H एक वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। सिटिंग अरेंजमेंट से हर बैंकिंग एग्जाम में 5 क्वेश्चन आते हैं लगभग में, और ये एक क्वेश्चन करने के लिए कम से कम 2 मिनट 3 मिनट का समय लग जाता है हर एक। और ये क्वेश्चन टफ भी माने जाते हैं क्योंकि रीजनिंग जो होता है वो बैंकिंग एग्जाम में सबसे टफेस्ट रीजनिंग पूछी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम बात करेंगे ABCDEFGH, मतलब 8 लोग हैं जो एक वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो हम लोग पहले एक सर्किल बना लेंगे, उसमें हम 8 लोगों को एक ऊपर नीचे छः 7 और ये 8 इसी क्रम में बैठे हैं। ठीक, बी के बाएं तीसरे स्थान पे, यहाँ पे बाएं नहीं दाएं होना चाहिए, क्वेश्चन मतलब थोड़ा गलत प्रिंट हुआ था। तो बी हम यहाँ पे अगर बी को मान लें, जैसे यहाँ पे मैंने बी मान लिया, तो बी के दाएं तो 1 2 3 दाएं तीसरे स्थान पे एफ है। कौन है? एफ है। और एफ के दाएं दूसरे स्थान पे, एफ के दाएं इधर 1 2 दूसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है? ए बैठा हुआ है। यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। ठीक, और फिर कह रहा है ये या बी के निकट, ये और बी के निकट डी नहीं है। तो डी ना यहाँ पे होगा, ना यहाँ पे होगा, और ना ही यहाँ पे होगा, और ना ही यहाँ पे होगा ए और डी। तो डी कहाँ पे होगा? डी यहाँ पे होगा। ठीक, और फिर कह रहा सी तथा जी हमेशा अलग अलग बैठते हैं। यच कभी भी डी के निकट नहीं बैठता। तो यच ना यहाँ पर, यच यहाँ पे नहीं रहेगा। और सी और डी क्या कह रहा? सी तथा जी हमेशा अलग अलग बैठते हैं। तो सी और जी अलग अलग, सी यहाँ पे हो जाएगा पूरा कुछ, तथा सी बी के निकट नहीं है। तो सी और जी अलग अलग बैठे हैं और बी के निकट सी नहीं है, तो सी यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे सी हो जाएगा और यहाँ पे जी हो जाएगा। ठीक, और ये जो एक पॉइंट यहाँ पे बच रहा है, और क्या कह रहा है क्वेश्चन को, मतलब बहुत ध्यान से पढ़ना रहेगा, तभी सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन होते हैं। यच कभी भी डी के निकट नहीं बैठता है, तो यच यहाँ पे रहेगा नहीं, तो यच यहाँ पे हो जाएगा। और लास्ट में जो एक बचेगा, से 7 लोगों को हम लोगों ने सेट कर लिया, एक जो बचेगा, एक कौन बच रहा है? एक शायद इसमें बच रहा है, ई बच रहा है, तो ई को हम यहाँ पे सेट कर देंगे। अब क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यच तथा ई के बीच में बैठा है? तो यच और ई के बीच में कौन बैठा हुआ है? डी है और एफ है। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ए करेक्ट ऑप्शन। इसी प्रकार से हम लोग बात करेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये शुरू करते समय हुए यदि सभी 8 व्यक्तियों को दक्षिणावर्त दिशा में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से बिठाया जाए। इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम मतलब नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। ओके, ये से शुरू करते हुए सभी 8 व्यक्तियों के दक्षिणावर्त दिशा में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से बिठाया जाए, तो कितने व्यक्ति? ये को छोड़कर स्थान परिवर्तित नहीं होगा। तो इसमें मतलब 3 व्यक्ति रहेंगे जो उनको दक्षिणावर्त दिशा में अगर रोटेट किया जाता है, डी ई और जी के स्थान परिवर्तित नहीं होंगे, उनका जो स्थान है वही रहेगा। और फिर दक्षिणावर्त की गणना किया जाए कि निम्नलिखित में से किस युग्म के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। तो हम लोगों ने क्या बनाया था?
एक सर्किल बनाया था, एक यहाँ पे क्या था, एफ था, एफ डी ई, यहाँ पे क्या था, डी ई, यहाँ पे बी, और यहाँ पे सी, और यहाँ पे ये। ठीक, 2 3 3 6, एक कोई छूट रहा है, बी जी, यहाँ पे जी था, जी। ठीक, निम्नलिखित किस युग्म के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, सी और डी के बीच में देखते हैं, सी और डी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, एफ और ई के बीच में, एफ और ई के बीच में सिर्फ डी बैठा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 डी ये करेक्ट ऑप्शन। ई के ठीक दाएं कौन बैठा है, ई के ठीक दाएं डी, ये डी रहा, डी बैठा हुआ, ऑप्शन नंबर 2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। सी के संदर्भ में बी का स्थान क्या है, सी के संदर्भ, सी कहाँ पे ये है, तो सी के संदर्भ में सी के संदर्भ में, तो सी के संदर्भ में ये बाएं से दूसरे स्थान पे होगा, तो सी के संदर्भ में बी का स्थान बाएं से दूसरे स्थान पे होगा, तो बाएं से दूसरा, तो ये हो जाएगा दाएं से दूसरे स्थान पे होगा, बाएं से नहीं होगा, क्योंकि सी का जो फेस है वो सेंटर की ओर है ना, तो इसका राइट हैंड इधर होगा ना, तो ये दाएं से दूसरे स्थान पे होगा, तो दाएं से दूसरा ऑप्शन में कहीं नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 5 ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि विभिन्न तत्वों के बीच संबंध कथनों में दर्शाया गया है, इन कथनों के बीच 2 निष्कर्ष हैं, फर्स्ट और सेकंड। कथनों को आधारित निष्कर्षों को पढ़िए तथा उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। दीजिए यदि केवल फर्स्ट निष्कर्ष सत्य है, केवल दूसरा निष्कर्ष सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य है, और दीजिए ना निष्कर्ष मतलब फर्स्ट सही। ये तो हम लोग पढ़ लेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। इसमें क्या दे रखा है, एच डब्ल्यू डब्ल्यू लेस देन आर इक्वल टू आर इज ग्रेटर देन एफ, तो पूछ रहा है आर इज इक्वल टू एच, तो हम आर और एच को पकड़ेंगे। आर और एच के बीच में कौन से सिंबल हैं, पहले इक्वल का है, फिर लेस देन आर इक्वल का है, तो हम प्रेफरेंस किसको देंगे, लेस देन आर इक्वल का, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है पिछले ही वीडियो में कि लेस देन और लेस देन आर इक्वल या इक्वल, इसमें हमें सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस लेस देन को देना है, सेकंड प्रेफरेंस लेस देन आर इक्वल को देना है, या थर्ड प्रेफरेंस हमें इक्वल टू को देना है। इसी प्रकार से इज ग्रेटर देन आर इक्वल या इक्वल, तो फर्स्ट प्रेफरेंस इसको, सेकंड इसको, थर्ड प्रेफरेंस इसको, और इन दोनों के बीच में लेस देन और इज ग्रेटर देन के बीच में आपस में कोई रिलेशन नहीं रहेगा। अगर ये दोनों सिंबल किसी नंबर या किसी के बीच में आ रहे हैं तो उसमें हम लोग मतलब कोई वो इनकरेक्ट हो जाएगा, करेक्ट नहीं रहेगा, असत्य हो जाएगा कथन, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन होता ही, कोई बॉन्डिंग ही नहीं है। ओके, हम फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आर इज इक्वल टू एच कह रहा है, तो इज इक्वल और लेस देन का प्रेफरेंस मतलब लेस देन आर इक्वल को, लेस देन आर इक्वल को प्रेफरेंस देंगे तो क्या हो जाएगा, एच लेस देन आर इक्वल टू आर, तो ये आर इक्वल टू एच कह रहा है, तो ये हो जाएगा फॉल्स, फर्स्ट निष्कर्ष फॉल्स। सेकंड भी आर इज ग्रेटर एच कह रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा फॉल्स। ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। डी लेस देन टी कह रहा है, तो डी और टी को पकड़ो, तो डी और टी में क्या है, इज ग्रेटर है, इक्वल है, तो इज ग्रेटर को प्रेफरेंस देंगे, तो टी इज ग्रेटर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। या हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, डी लेस देन टी, मतलब टी बड़ा है डी से या डी छोटा है टी से, बात एक ही है, तो ये हो जाएगा ट्रू। सेकंड की बात करेंगे, के लेस देन एम कह रहा है, तो के लेस देन एम, तो के और एम को पकड़ो, के और एम के बीच में लेस का है, इज ग्रेटर का है, मैंने पहले ही बताया कि लेस और इज ग्रेटर में कोई
रिलेशन नहीं होता, इसलिए ये हो जाएगा फॉल्स। सेकंड निष्कर्ष फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे हम लोग। आर लेस देन आर इक्वल टू एन इज ग्रेटर एफ। एफ इज इक्वल टू आर कह रहा है, एफ कहाँ पे है बीच में और आर आगे है, तो इसमें लेस देन आर इक्वल टू या इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू बीच में आ रहा है, तो इसमें आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा, इसलिए ये एफ इज इक्वल टू आर फॉल्स हो जाएगा। अब हम निष्कर्ष सेकंड की बात करेंगे। बी लेस देन एन, तो बी कहाँ पे है लास्ट में और एन आगे है, तो यहाँ इज ग्रेटर देन आ रहा है, इज ग्रेटर आ रहा है तो हम प्रेफरेंस किसको देंगे, एन इज ग्रेटर बी। ये हो रहा है, पूछा गया है इसमें एन इज ग्रेटर बी, तो एन इज ग्रेटर बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी लेस देन एन भी लिख सकते हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की हम लोग बात करेंगे। एच इज ग्रेटर डब्लू, एच इज ग्रेटर डब्लू लेस एम इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू के, तो के लेस देन डब्लू कह रहा है, तो के कहाँ पे है, ये डब्लू यहाँ पे है, लेस इज ग्रेटर हैव नो रिलेशन, मतलब दो सिंबल इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं रहेगा, मैंने पहले ही बताया। एच इज ग्रेटर एम कह रहा है, तो एच इज ग्रेटर एम, इसमें भी इज ग्रेटर आ रहा है, लेस भी आ रहा है बीच में, तो इसमें भी कोई रिलेशन नहीं, इसलिए ये भी फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। आर इज ग्रेटर टी इज इक्वल टू एम इज ग्रेटर डी, डी लेस देन टी कह रहा है, तो डी यहाँ पे है, टी यहाँ पे है, तो टी इज ग्रेटर डी, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस इज ग्रेटर देन को देंगे इक्वल और इज ग्रेटर देन में, तो ये टी इज ग्रेटर देन डी लिखो या फिर डी लेस देन टी लिखो, बात एक ही है, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा फर्स्ट निष्कर्ष। सेकंड निष्कर्ष, आज आर इज ग्रेटर देन एम, तो आर इज ग्रेटर और इक्वल आ रहा है, तो इज ग्रेटर देन को हम प्रेफरेंस देंगे आर इज ग्रेटर देन एम, इसलिए ए भी निष्कर्ष करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है निम्नलिखित अनुक्रम को सावधानीपूर्वक अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें है E4B परसेंटेज R3A6 हैज F, इसको हम लोग पढ़ लेंगे और सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि उपयुक्त व्यवस्था में सभी संख्याओं को निकाल दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा W के बाएं नौवां होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें सिंपल से सभी संख्याओं को हम लोग हटा देंगे, सभी संख्याओं को निकाल दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा W के नौवां होगा। तो हम लोग सबसे पहले सभी संख्याओं को निकाल देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा E, हम लिख के बताते हैं सब। ओके, एक क्वेश्चन करके बताएंगे, फिर उसके बाद में हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। EB परसेंटेज आर ये हैज FH @ IDCKUSWMP*QT। हमने सारी संख्याओं को निकाल दिया। आप ये क्या पूछ रहा है, W के बाएं निकाल दिया जाए तो W के बाएं, तो W कहाँ पे है, W ये रहा, के बाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, W के बाएं क्या मिल रहा है, F मिल रहा है, तो F इज ए करेक्ट ऑप्शन। तो F यहाँ पे कहाँ है, F दिया ही नहीं ऑप्शन में, इसलिए दिए गए विकल्पों के अलावा ऑप्शन नंबर 5 इज ए करेक्ट ऑप्शन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। उपयुक्त व्यवस्था में दाईं ओर से 18वें के दाएं 5वें के निम्नलिखित में से कौन सा होगा। नहीं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। दी गई व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक तथा ठीक के बाद में एक अक्षर है, मतलब आगे कोई प्रतीक हो किसी संख्या के आगे और पीछे कोई एक अक्षर हो। तो ये ऐसी संख्या कहाँ है, ऐसी संख्या ढूंढने पे मतलब आगे कोई प्रतीक चिन्ह हो और पीछे कोई संख्या हो, बाद में कोई अक्षर हो, संख्या ऐसी कोई भी संख्या ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऐसी कोई संख्या नहीं है। ठीक,
ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। उपयुक्त व्यवस्था में दाईं ओर से 18वें और दाएं 5वें निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो दाईं ओर से 18वें पूछ रहा है, तो दाईं ओर से ये लो, ये क्या है 18वें स्थान पे है। और फिर कह रहा है दाएं से 5वें, तो दाएं से अगर 5वें पूछ रहा है, फिर दाएं से 5वें पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे 18 - 5 कर देंगे इक्वल टू 13। तो 13वां, तो 13वें नंबर हम दाएं से निकाल लेंगे, तो 13वां नंबर क्या होगा? 13वें में हमको क्या मिलेगा? दाएं से 13वें सी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये हमें दाएं से यहाँ पे ये मतलब सी नंबर मिलेगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज ए करेक्ट ऑप्शन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। उपयुक्त व्यवस्था में बाईं ओर से 12वें के दाएं चौथे निम्नलिखित में से कौन सा होगा? बाईं ओर से 12वें, तो बाईं ओर से अगर ये कह रहा है तो बाईं ओर से 12वें स्थान पे, और फिर दाईं ओर से चौथे स्थान पे, तो ये आपस में क्या हो जाएगा? ये आपस में संख्याएं जुड़ जाएंगी, तो ये टोटल कितनी हो जाएंगी? 16वें, अर्थात 16वां। तो दाईं ओर से 16वां कहाँ है? तो बाईं ओर से, तो ये रहा बाईं ओर, ये रहा बायां और ये रहा दायां। तो दाईं ओर से पूछा गया तो हम लोग यहाँ से निकाले इस साइड में। अब बाईं ओर से हमें काउंट करना है 16वां, तो हम इस साइड से काउंट करेंगे। ठीक, तो बाईं ओर से हमें 16वां स्थान कौन सा मिलेगा? 9वां मिलेगा। मतलब मेन कॉन्सेप्ट रखो, अगर दायां दायां पूछ रहा है तो हम आपस में माइनस कर देंगे। जैसे 14वां पूछ रहा है, 14वें से चौथावें दाएँ, तो हम 14 - 4 कर देंगे। अगर पूछ रहा है 12वें तत्व से चौथे तत्व का मतलब दाएं, बाएं से दाएं पूछ रहा है, तो हम लोग आपस में उसको ऐड कर देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। दी गई व्यवस्था में अपनी स्थिति के अनुसार निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित प्रकार से एक समान है तथा वह अपना एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह में शामिल नहीं है? एफ पूछ रहा है, एट द रेट पूछ रहा है, हैज पूछ रहा है। तो एफ कहाँ पे है? ये रहा एट द रेट एक अंक के बाद, और हैज उसके एफ के जस्ट पीछे। इसी प्रकार से डी, सी और 2 पूछ रहा है, तो डी कहाँ है? ये रहा। सी एक अंक के बाद और 1 और 2 एक अंक पीछे। ठीक, डी मतलब 2 जस्ट पीछे और डी एक अंक आगे है। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे 5QM में ये सीरियल 5 और Q एक नंबर छोड़ के है, फिर P होना चाहिए और यहाँ पे M है, इसलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 इज ये करेक्ट ऑप्शन। ये इस समूह में शामिल नहीं है और सब मतलब एक जैसे ही ऑप्शन को फॉलो करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में कथन दिया गया है, इसमें भी कथन दिया। ऐसे क्वेश्चन मतलब रीजनिंग में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, मतलब ऐसे बनते हैं बैंकिंग एग्जाम में तो खास करके। अगर मतलब कोई चाय काफ़ी नहीं है, ठीक, तो कोई चाय हो गई जो कॉफ़ी नहीं है, ये हो गई चाय और ये हो गई कॉफ़ी। ठीक, और सभी मिठाइयाँ कॉफ़ी हैं, जितनी मिठाई हैं ये क्या हैं? ये कॉफ़ी हैं। ठीक, तो क्या सभी, कोई मिठाई चाय नहीं है कह रहा है। मैंने क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ लिया था, तो हम लोग सिंपली सॉल्व करेंगे। कोई ना चाय कॉफ़ी है, ना कोई मिठाई चाय है, कोई मिठाई चाय भी नहीं है। ठीक, तो इसमें निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष है कोई चाय काफ़ी नहीं, कोई मिठाई चाय नहीं, कोई काफ़ी मिठाई नहीं है। तो कोई कॉफ़ी सी, टी और यम।
तो ना कोई चाय कॉफ़ी है, ना कोई मिठाई चाय नहीं है। तो कोई काफ़ी मिठाई नहीं है, ये भी कथन सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 मिनट। तो कोई काफ़ी मिठाई नहीं है और कभी सभी मिठाइयाँ कॉफ़ी हैं, तो कोई काफ़ी जो है वो मिठाई नहीं है, ये अनुसरण नहीं कर रहा है निष्कर्ष को। और सभी मिठाइयाँ कॉफ़ी हैं, तो सभी मिठाई भी कॉफ़ी नहीं है, ये भी अनुसरण नहीं कर रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर उत्तर 4 हो जाएगा। और इसी प्रकार सभी मेडल पुरस्कार हैं, क्या कह रहा है, सभी जो मेडल हैं 1 मिनट, सभी मेडल क्या हैं, पुरस्कार हैं, ये एम ये पी, सभी मेडल पुरस्कार हैं, सभी पारितोषिक मेडल हैं, सभी जो पारितोषिक पी हैं वो मेडल हैं। तभी क्या कह रहा है, सभी पारितोषिक पुरस्कार हैं, तो सभी पारितोषिक पुरस्कार हैं, ये कथन सत्य है। और सभी पुरस्कार जो हैं, सभी पुरस्कार मेडल हैं, ये कथन असत्य है। इसलिए अनुसरण फर्स्ट करता है, सेकंड नहीं करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। कुछ पत्तियाँ पौधे हैं, ठीक, कुछ पत्ती क्या हैं, पौधे हैं। ये पत्ती हो गई और ये पीडैश पौधे हो गए। और सभी झाड़ियाँ पौधे हैं, तो इसी में सभी झाड़ियाँ आ गई, ये सभी झाड़ियाँ क्या हैं, पौधे। कम से कम कुछ पत्तियाँ झाड़ियाँ हैं, तो कुछ पत्ती इसमें आ गया इस स्थान पे, और इसमें से मतलब सभी झाड़ियाँ पौधे हैं, तो इसमें से कुछ झाड़ियाँ आ जाएंगी, तो कम से कम कुछ पत्तियाँ झाड़ियाँ हो सकती हैं। इसलिए निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण कर रहा है। कुछ पत्तियाँ निश्चित रूप से झाड़ियाँ नहीं हैं, ये अनुसरण नहीं कर रहा है, क्योंकि कुछ पत्तियाँ झाड़ियाँ हो सकती हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाए। फर्स्ट अनुसरण करता है और मतलब सेकंड नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। सभी बोतलें, बोतलें क्या हैं, मग हैं, ठीक। कोई कप मग नहीं है, जो कप है वो मग नहीं है। तो कोई बोतल कप नहीं है, तो ये भी सही है, कोई भी बोतल कप नहीं होगा। कम से कम कुछ मग बोतलें हैं, तो कुछ मग जो हैं, तो सभी बोतलें जो हैं वो मग हैं, तो कुछ मग बोतल भी हो सकती हैं। इसलिए मतलब निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है और फर्स्ट अनुसरण नहीं करता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। सभी खिड़कियां जो हैं वो दरवाजे हैं, डी हैं। और सभी प्रवेश द्वार खिड़कियां हैं, सभी प्रवेश द्वार जो है, प्रवेश द्वार पी, सब क्या हैं, खिड़कियां हैं। कोई गेट दरवाज़ा नहीं है, कोई गेट दरवाज़ा नहीं है, तो क्या कम से कम कुछ खिड़कियां गेट नहीं हैं। तो खिड़कियां क्या हैं, 10 कुल पूरी खिड़कियां दरवाजे हैं। और सभी प्रवेश द्वार खिड़की हैं, कोई गेट प्रवेश द्वार नहीं है। तो कोई गेट जो है वो, कोई गेट दरवाज़ा नहीं है लिखा हुआ है। सभी प्रवेश द्वार खिड़कियां हैं, तो कोई गेट प्रवेश द्वार नहीं है, ये कथन सत्य हो जाएगा। और कम से कम कुछ खिड़कियां गेट नहीं हैं, तो कुछ खिड़कियां गेट मतलब सभी खिड़कियां अगर गेट हैं, दरवाज़ा हैं, तो कुछ अगर ये कह रहा है कुछ गेट नहीं है, तो ये अनुसरण गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ खिड़कियां दरवाज़ा भी हो सकती हैं और कुछ दरवाजे खिड़कियां भी हो सकती हैं। इसलिए अनुसरण
सेकंड को फॉलो करेगा और फर्स्ट को फॉलो नहीं करेगा। इस प्रकार से आंसर नंबर सेकंड, आंसर नंबर दिए गए केवल सेकंड निष्कर्ष का अनुसरण करता है। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन समझ में आया हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।